कल का जो चैप्टर था, क्या चैप्टर का क्या नाम था, तुम बताना, तुम थी? भाषा अधिगम एवं अर्जन। न्यू स्टूडेंट को पूछूंगा भाषा अधिगम क्या होता है, भाषा अधिगम कैसे हम सीखते हैं, बताइए भाई। न्यू स्टूडेंट बताओ, तो कल तुम थी ना, नहीं थी? तो बताओ भाषा अधिगम क्या है? क्या? दूसरे से बातचीत करना अधिगम है? जो अपने आप से सीख जाए वो अधिगम है? क्या सही जवाब दिया? नहीं है। जो अपने आप सीख जाए ऐसे भाषा को हम भाषा अर्जन कहते हैं। कौन सी भाषा? भाषा अर्जन कहते हैं। और जो प्रयासपूर्ण भाषा को सीखी जाती है ऐसी भाषा को क्या कही जाएगी? भाषा अधिगम। भाषा अधिगम के लिए पाठ्य पुस्तक, स्कूल, उस्ताद सब कुछ चाहिए ना। भाषा अर्जन के लिए कुछ नहीं चाहिए, एक घर, परिवार और सोसाइटी चाहिए। उसी से भाषा सुनकर क्या करता है बच्चा? भाषा सीख जाते हैं। तो आज हम लोग सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम रहेगा हेलो, मैं क्लास में हूँ। वालेकुम सलाम। आप ठीक ठीक, उनको कहिएगा ऑफिस में बैठेंगे, मैं क्लास लेके आऊँगा। आपस में बात करना बंद कर दो। आज पढ़ेंगे भाषा कौशल के सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? भाषा कौशल के सिद्धांत। भाषा कौशल क्या है? जो हमारे अंदर बोलने की जो सलाहियत है वही कौशल है ना। अब बोलने की सलाहियत जो हम कितने मेनली दो तरह से है, एक ग्रहणात्मक कौशल और दूसरा क्या है? अभिव्यंजनात्मक कौशल। अभिव्यंजनात्मक कौशल है नहीं। अब यहाँ पर ग्रहणात्मक कौशल का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ को, किसी की कही हुई बात को हम ग्रहण करते हैं, है नहीं। अब बातों को ग्रहण कितने तरह करते हैं? दो तरह के। पहला क्या है और दूसरा क्या है? पढ़कर, यानी कि दूसरों की बातों को सुनकर हम अपना नॉलेज यानी अपने ज्ञान को ग्रहण करते हैं, या फिर किसी की लिखी हुई बातों को या किताबों को पढ़कर हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। अब ग्रहणात्मक कौशल भी कितने प्रकार का हो रहा है? दो प्रकार का, श्रवण कौशल और पठन कौशल। श्रवण कौशल का क्या मतलब हो रहा है? जो बातें सुनकर हम किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं उसको कहते हैं श्रवण कौशल। और दूसरा क्या? पठन कौशल। पठन कौशल का मतलब पढ़कर। यहाँ पर ऊपर क्या है? ग्रहणात्मक कौशल, यानी कि ग्रहण करना। ग्रहण करना का मतलब किसी चीज़ को हासिल करना, है कि नहीं। अब किसी चीज़ को हासिल जो करते हैं हम दो तरह से करते हैं, या सुनकर या फिर पढ़कर। अब अभिव्यंजनात्मक कौशल का मतलब होता है तख्लीकी महारत। उर्दू में क्या कहते हैं? तख्लीकी महारत, यानी कि अपनी बातों को, अपने मैसेज को, अपने ख्यालात को दूसरों तक जो पहुंचाते हैं उसी को कहते हैं अभिव्यंजनात्मक कौशल। और क्या कहते हैं? अभिव्यंजनात्मक कौशल, यानी कि अपनी बातों को, अपने जज्बातों को, अपने ख्यालातों को कैसे रखेंगे? या तो बोल कर रखेंगे या फिर लिख कर। सब यार ये शोर क्यों मचा रहे हो? चुपचाप से बैठो ना, तुम तो लड़कियों से ज़्यादा आगे निकल गया बात करने में। वो सब आ जाएगा। इसको अभिव्यंजनात्मक कौशल को अभिव्यक्तिकात्मक कौशल भी कहते हैं, अभिव्यक्तिकात्मक कौशल भी बोलते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। थोड़ा सा साइलेंट रहो बच्चे, तुम बड़े हो गए हो, टीचर बनने वाले हो। आप लोग किस चीज़ की ट्रेनिंग किए हो? टीचर की ट्रेनिंग किया ना। जिस समय आपकी ट्रेनिंग, सही करो ठीक है। जब आप किसी से ट्रेनिंग किए हो टीचर के लिए, तो आप टीचर बन गए हो। जिसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई समझो टीचर बन चुके हो। सिर्फ नौकरी पाने के लिए सीटेट की तैयारी कर रहे हो, है नहीं। सीटेट की तैयारी कर रहे हो नौकरी पाने के लिए। चलिए, भाषा कौशल कितने तरह का? दो तरह का, ग्रहणात्मक कौशल या अभिव्यंजनात्मक कौशल। अभिव्यंजनात्मक कौशल का दूसरा नाम क्या है?
बताओ। अभिव्यक्तिकात्मक कौशल भी कहते हैं इसको। अब जाहिर सी बात है भाषा कौशल में कितने तरह का होता है? 2 तरह का। ग्रहणात्मक कितने तरह का? 2 तरह का। यानी कि हम किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं 2 तरह से करते हैं। क्या? सुनकर और पढ़कर। और अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं किस तरह से? बोलकर और लिखकर। अब समझ में आया? अब है कि मेनली कितना सुनना पढ़ना, ये कौन सा कौशल है? ग्रहणात्मक कौशल। बोलना और लिखना कौन सा होगा? अभिव्यक्तिकात्मक कौशल। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? चलिए, अब है भाषा कौशल, यानी कि जुबान की महारत। भाषा कौशल को उर्दू में क्या कहेंगे? जुबान की महारत। अब है भाषा कौशल, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की बातों विचारों को सुनने तथा अपनी बात विचार और अनुभवों को व्यक्त करने में जिन मुख्य कौशल का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहेंगे? भाषा कौशल। यानी कि भाषा कौशल में क्या होता है कि जो अच्छी तरह से बोलना सीख गया, अपनी बातों को रखना सीखा, ये सारे भाषा कौशल में आता है। अब है भाषा कौशल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। भाषा कौशल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? श्रवण कौशल। श्रवण कौशल का मतलब सुनकर अर्थ ग्रहण करना, है कि नहीं? अब सुनने के कौशल को हम उर्दू में क्या कहेंगे? सुनने की महारत। ठीक है। और दूसरा क्या है? वाचिक या मौखिक कौशल, तो उसको कहेंगे विचारों को बोलकर व्यक्त करने का कौशल। इसको उर्दू में क्या करेंगे? बोलने की महारत। और तीसरा क्या है? पठन कौशल, यानी कि पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। इसको उर्दू में क्या कहेंगे? पढ़ने की महारत। और चौथा क्या है? लेखन कौशल। लेखन कौशल का मतलब लिखने का जो हुनर है, लिखने के हुनर को हम क्या कहेंगे? लेखन कौशल। विचारों को लिखकर व्यक्त करने के कौशल को उर्दू में क्या कहेंगे? लिखने की महारत। अब जाहिर सी बात है, कोई भी बच्चा जिस समय पैदा हो जाता है उसी समय से उनमें कौन सा कौशल पैदाइशी होती है? सुनने की कौशल पैदाइशी होती है कि नहीं? सुनने की कौशल पैदाइशी होती है, क्योंकि बच्चे सबसे पहले सुनना सीखता है। बच्चे सबसे पहले क्या करता है? सुनना सीखता है। सुनने के बाद क्या सीखता है भाई? बोलना सीखता है। बोलने के बाद बच्चा क्या सीखता है? पढ़ना। पढ़ने के बाद क्या सीखता है? सबसे आखिर में लिखना। क्या पहले लिखना सीख सकता है? नहीं सीख सकता है। अगर सपोज करो कि कोई बच्चा बचपन से पैदाइशी बहरा है, मतलब सुन ही नहीं सकता है, आगे चल के वो बच्चा कैसा होगा? गूंगा होगा। जाहिर सी बात है, जो 4 बुनियादी चीज़ें हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जी बोलो। ये बात जरूरी है सर, जरूरी जो बहरा रहेगा। ये बात 100% सच है कि जो बच्चा पैदाइशी बहरा होगा आगे चल के गूंगा ही होगा। क्यों? क्या कह रहा हूँ? अब ऐसा क्यों होता है कि जाहिर कोई बात जब सुनेगा ही नहीं तो वो बोलेगा, पता ही नहीं चलेगा। आपका जो स्ट्रक्चर है, बातों का स्ट्रक्चर पता कर ही नहीं पाता है। उसके अंदर जो जब बात सुनना ही नहीं। अब आप ही बताओ कि आप बहरी हो या कान बंद कर लो, कुछ भी सुनाई नहीं दे। मैं बहुत सारी बातें कह गया, आप जब तक सुनोगे नहीं तो उसकी नकल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। बच्चा सुनकर ही तो नकल करता है ना। जब बच्चा सुनेगा तभी नकल करेगा, जब नकल करेगा तब बोलना आएगा। जाहिर सी बात है, जो बच्चा गूंगा होगा तो जाहिर वो पहले क्या होगा? बहरा होता है, पैदाइशी बहरा होता है, क्योंकि उन्होंने कभी ज़िंदगी में किसी की बात सुनी नहीं, तो क्या कर रहा है? वो बात बोल ही नहीं पाएगा। इसीलिए आपकी आवाज़ कभी ज़िंदगी में नहीं सुना तो बंगुआ करता रहता है ना, क्योंकि कभी हम लोग का उतार चढ़ाव बातों में होता है। क्या कर रहे हो बेटा? खा लो बेटा, ये करो वो करो। तो बातों में भी एक साख्त होता है। क्या होता है? ऐसे भी होते हैं जो सुनते भी है, लेकिन अगर उसको आवाज़ दे तो पलट के देखते, भले वो कुछ ना बोलता हो। देखिए, कुछ गूंगे क्या होता है? सुनता भी है, लेकिन उसके अंदर जो है ना, ये फ़र्क करना, यानी कि जो स्ट्रक्चर है, बातों का जो स्ट्रक्चर होता है, जो साख्त होता है, उसको कानों में अलग अलग करने की सलाहियत नहीं होगी। फिर उसमें बात तो आती सीधी सीटी की तरह। नाम से अगर उसको पुकारे तो सुनता नहीं, क्या मैं बुला रहा है
होता है तो आता भी क्या कह रहा हूँ? कभी गूंगे को अगर नाम से पुकारे नहीं सुनता है, वो इशारे से सुनता है। पीछे से पुकार के देखना, कोई गूंगा अगर है तो उसको पीछे से पुकारना, नहीं सुनेगा। अब आगे से पुकारना तो होठों के जो है ना, होठ देख करके पता चल जाता है उनको कि ये बुला रहे हैं मेरे को, ऐसा हो सकता है। आगे चलते हैं। भाषा के मुख्य कितने कौशल? भाषा के कितने कौशल है भाई? क्या क्या है? सुनना और सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सीरीज में है। कई बार होता है निम्नलिखित में से भाषा कौशलों का सही प्रकार क्या है ना, नहीं सही क्रम क्या है? तो क्रम लिखना आएगा तो उसमें सुनना है नहीं, उसके बाद बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सही क्रम है। अगर इसको उल्टा पुल्टा कर दिया तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये क्रम लिखने के लिए बहुत बार सीटेट में आया, एक बार नहीं, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा ना, ये क्वेश्चन कई बार आता है। चलिए आगे चलते हैं। ग्रहणात्मक कौशल को हिंदी उर्दू में क्या कहेंगे? हाँ, क्या होता है? तहसीली महारत। तहसीली महारत यानी कि अपनी बातों को दूसरे के बातों क्या कर रहा है? तहसील कर रहा है, हासिल कर रहा है नहीं? उसी को क्या कहेंगे? ग्रहणात्मक कौशल। श्रवण और पठन की कौशल का संबंध दूसरों की विचारों को क्या कहते हैं? समझने से होता है, इसीलिए इसे कहते हैं ग्रहणात्मक कौशल भी कहा जाता है। ग्रहणात्मक कौशल का दूसरा नाम क्या बताया था? वो तो उधर है, यह ग्रहणात्मक ही है। चलिए दूसरा करते हैं, अभिव्यंजनात्मक कौशल, या इसको कहते हैं रचनात्मक कौशल भी कहते हैं, अभिव्यक्तिकात्मक कौशल भी कहते हैं। अच्छा, रचनात्मक कौशल क्यों कहेंगे इसको? रचना करना है नहीं, किसी भी चीज़ को रचना मतलब स्ट्रक्चर तैयार करना है कि नहीं। उसके बाद उर्दू में क्या कहेंगे इसको? तख्लीकी महारत। ग्रहणात्मक कौशल में तो हो गया आपका किसी की बातों को सुनकर या किसी की लिखी हुई बातों को पढ़कर है नहीं, उनके विचारों को ग्रहण करना। अब यहाँ पर अभिव्यंजनात्मक कौशल या रचनात्मक कौशल, इसको उर्दू में कहता है तख्लीकी महारत है नहीं। बोलने और लिखने का संबंध अपनी बात, क्या ना, बोलने और लिखने का संबंध अपनी बात और विचार को दूसरों तक पहुँचाने के लिए होता है। क्या कि अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए होता है, इसीलिए इसे अभिव्यंजनात्मक कौशल भी कहा जाता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये आज चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन इससे क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। आगे चलें। श्रवण कौशल, सुनने की महारत। श्रवण कौशल क्या है? सुनने की महारत। सबसे पहले श्रवण कौशल के बारे में पढ़ेंगे। 4 भाषाई कौशलों में श्रवण कौशल प्रमुख कौशल है। प्रमुख कौशल क्यों कहा गया? अब मैंने सबसे पहले क्या कहा कि जो बच्चा सुनना नहीं, बचपन से ही बहरा है, तो उसमें दूसरा कौशल नहीं आएगा, यानी बोलने का कौशल नहीं होगा। जब बोलेगा नहीं तो उसको पढ़ने में, पठन कौशल में भी दिक्कत आएगी, और जब पठन कौशल नहीं तो होगा, लिखने में तो दिक्कत आएगी ना। इसका मतलब सबसे प्रमुख कौन सा हो गया? सुनना। 4 भाषाई कौशलों में श्रवण कौशल प्रमुख कौशल है। श्रवण एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया क्या होता है? जो दिमाग से रिलेटेड है कि नहीं। कोई भी बात सुनेगा तो उसका जज कहाँ से होता है? सेंस कहाँ से लगाता है? दिमाग से लगाता है। अगर जिसके पास दिमाग ही ना हो, तुम बोलोगे वो सुनेगा, फिर भी कोई असर नहीं होता है ना। इसलिए श्रवण एक मानसिक प्रक्रिया है। श्रवण कौशल ही अन्य भाषाई कौशलों ने विकसित करने का प्रमुख आधार बनता है। जितने भी बाकी के 3 कौशल जो है, कौन कौन सा कौशल है? बोलना, पढ़ना और लिखना। यानी कि आप सही तरीके से सुनोगे नहीं तो सही तरीके से बोलोगे नहीं, सही से बोलोगे नहीं तो सही से पढ़ोगे नहीं, सही से पढ़ोगे नहीं तो सही से लिख नहीं पाओगे। इसलिए सुनना कौशल सबसे प्रमुख कौशल है। इसे लेखन के विकास में भी सहायता मिलती है। किससे? श्रवण कौशल से। अब अगर मैं इमला लिखाने लग जाऊं, है नहीं, आपको कहूँगा हाँ जी लिखो, जब आप सही तरीके से नहीं लिखूंगा, बोलूँगा कि चांद के पार चलो, तो तुम क्या कर दोगे? कान को फाड़ चलो। आपके कौशल अगर सही नहीं है, मैं कह रहा हूँ चांद के पार चलो, पता चला तुम वहाँ से खड़ा हो गया और मेरे ही कान फाड़ चलो, तो क्या हुआ? यहाँ पर मैंने लिखा रहा है तो कि चांद के पार चलो, आपके श्रवण कौशल सही नहीं है तो मेरे ही कान फाड़ के बैठ गया। तो इसलिए श्रवण कौशल से क्या होता है?
इससे लेखन के विकास में भी सहायता मिलती है। कैसे मिलती है कि जो मैंने कहा वही आपने सुना, जो सही से सुनोगे तभी आप सही से लिख पाओगे। चांद के पार चलो के बगैर कान को फाड़ चलो, ऐसा नहीं करोगे। इससे ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता विकसित होती है। ध्वनि मतलब महेंद्र सिंह धोनी, ध्वनि का मतलब आवाज़, जो आवाज़ों में सूक्ष्म है, जिस तरह आयन है, अलीफ है, दोनों एक जैसी है, सीन है, सीन, शीन, सूक्ष्म अंतर है ना, छोटी सीन बड़ी सीन, या सा शा, ऐसा है ना। तो ये सूक्ष्म अंतर है। इससे ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता विकसित होती है। किससे? कौन से कौशल से? श्रवण कौशल से। आगे चलें, यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए, श्रवण कौशल, हाँ बोलो। सूक्ष्म मतलब छोटा छोटा, माइक्रो, इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो, मैक्रो है नहीं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइक्रो, नहीं कहते माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का मतलब छोटा सा फोन होता है, कान में लगा लिया, ठीक है। श्रवण कौशल की शिक्षण विधियाँ, श्रवण कौशल की, अब यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर है श्रवण कौशल, है नहीं। अब है श्रवण कौशल की शिक्षण विधियाँ, यानी कि इसकी शिक्षण विधियाँ क्या है? पेडागोजी के अंदर जो होता है ना, बच्चों को पढ़ाने लिखाने, उनकी परवरिश करने की सारी चीज़ें बताई जाती है। पेडा मतलब बच्चा, गोजी मतलब अध्ययन, है नहीं। चलिए, अब है सबसे पहले स्वस्वर वाचन। स्वस्वर वाचन का मतलब है, पहला चलिए पहले ये पढ़ लेते हैं। स्वस्वर वाचन, प्रश्नोत्तरी विधि, और क्या है? श्रुत लेख विधि और भाषण विधि। कितना विधि हो गया पढ़ाने का? 1 2 3 4 विधि है। यानी क्या था? श्रवण कौशल की शिक्षण विधियाँ, कैसे विधि, कौन सी विधि अपनाएंगे जो शिक्षण में सहायक होगी? कौन कौन सा है? स्वस्वर वाचन विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, श्रुत लेख विधि और भाषण विधि। सबसे पहले स्वस्वर वाचन विधि पढ़ेंगे। बातें क्यों कर रही हैं? पढ़ ले पहले ना, यही नुकसान देता है तो हमें पहले है पढ़ ले अच्छी है। हाँ बिल्कुल नहीं। जिस दिन से उनके जहन में उसको बात डाल दिए कि तुम समझ लो कि कुछ भी नहीं जानते, जीरो शुरू करो, इसी बार सीटेट निकल गया। कह कि यह है पहले तो हमरा के नहीं बता लेना, हम कह लिए तोरा मला हमें जाने लियो तो 2017 दे लो सीटेट। चलिए आगे चलते हैं। स्वस्वर वाचन है नहीं, स्वस्वर वाचन विधि, स्वर सहित पढ़ते हुए, स्वर सहित पढ़ते हुए कौन सा? स्वस्वर, आवाज से। अब हो ना जो नाली में स्वर, उसको नहीं पढ़ना है। स्वर सहित मतलब कि आवाज सहित अर्थ ग्रहण करने को स्वस्वर वाचन कहा जाता है। इससे बच्चे में पढ़ने संबंधित झिझक को समाप्त किया जाता है। मतलब आवाज के साथ कलम कलम हलो हलो हल कलम कलम, इस तरह पढ़ता है जोर जोर से। उससे जो गलती होती है तुम गलती को बताते हो। अब बच्चे जोर जोर से पढ़ते हैं, उनकी झिझक दूर होती है, बच्चे में पढ़ने की सलाहियत और भी ज़्यादा विकसित हो जाती है। स्वस्वर वाचन भावानुकूल होना चाहिए, भावानुकूल होना चाहिए। विराम चिन्हों एवं शुद्धता और स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए। जो चीज़ आप बोल रहे हो उसका भाव प्रकट होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, अर्थ समझ क्या रहे हैं, उसी को कहते हैं भावानुकूल। है मिरर, विराम चिन्ह, विराम का मतलब आराम। सुनिए मेरी बात सुनो, विराम चिन्ह आराम, विराम का मतलब क्या होता है? आराम। आप लिख रहे हो, विराम चिन्ह दे दिया, मतलब वहाँ पे रुक गया। आप फिर से शुरू करेंगे, होता है ना जी। विराम चिन्ह वो होता है पढ़ने में भी पढ़ते क्या उस जगह रुकना है, फिर दूसरी सांस लेके आगे पढ़ना है, उसी को विराम चिन्ह कहते हैं। एवं शुद्धता और स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए। शुद्धता का मतलब शाह, तालब शाह, सा है नहीं, 3 तरह का सा है ना। कौन कौन सा? शाह, सा और सा, 3 तरह का है। कितना तरह का सा है? 3 तरह का, शाह, सा और क्या है? सा। यानी कि एक यहाँ से आवाज़ निकलती है, एक बड़ी शीन की तरह आवाज़ निकलती है, ठीक है। प्रश्नोत्तरी विधि, इस विधि के जन्मदाता कौन था? सुकरात। कक्षा में शिक्षण के दौरान अध्यापक पठित सामग्री का क्या मतलब होता है? जो पढ़ने के मटेरियल है, पठित सामग्री को आधार बनाकर छात्रों से प्रश्न पूछा जाता है।
छात्रों के उत्तर से इन तथ्य का मूल्यांकन हो जाता है कि छात्रों ने सुनकर विषय वस्तु को ग्रहण किया है या नहीं किया है। तो क्या था प्रश्नोत्तरी विधि। इस विधि से पाठ में विद्यार्थी की रुचि और जिज्ञासा बनी रहती है। जिस तरह बच्चों को कोई पाठ पढ़ाना लग जाओगे, देखो सही से सुना कि नहीं सुना। हमने क्या किसकी विधि पढ़ रहे हैं, श्रवण कौशल की विधि पढ़ रहे हैं, यानी कि सुनने के जांच भी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। छात्र पूर्व पढ़ाई के पाठ को याद भी करता है। इस विधि के माध्यम से छात्र अध्यापन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। कई बार होता है कि प्रश्न उत्तर पूछा, आसान पूछो, बच्चा ने जवाब दे दिया, देखना वो उस बच्चे में और कॉन्फिडेंस आता है ना। अब इतने हार्ड सवाल मत कर देना कि बच्चा चुपचाप ही बैठ जाए। ऐसा सवाल करना सिर्फ उसके अंदर क्या करना है, जिज्ञासा पैदा करने के लिए। तुमको मालूम होना चाहिए पहले से बच्चा इस सवाल का जवाब दे सकता है, जिज्ञासा पैदा करना है। ऐसा सवाल नहीं करना कि बच्चा जवाब ना दे सके, फिर उसके अंदर पढ़ने की जिज्ञासा कम हो जाती है। आगे चलें। कहानी कहना व सुनना विधि। कहानी कहना व सुनना विधि। अध्यापक बच्चों को कहानी सुनाए और बाद में उसी कहानियों, यह गलत हो गया है नहीं, कहानियों को बच्चों से सुने। कहने का मतलब यह है कि बच्चों को पहले आप कहानी को सुनाइए, अच्छी तरह से सुनाइए, साफ लहजे में सुनाइए। उसके बाद बच्चे को कहो कोई बात नहीं बेटा, तुम अपने घर की ही भाषा में सही इस कहानी को दोहरा के हमको सुनाइए। जब बच्चा उस कहानी को यानी कि आपको सुना रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसका श्रवण कौशल जो है बेहतर है, क्योंकि आपकी कहानी को पहले सुनी ना, सुनने के बाद ही तो आपको कहानी सुना रहा है। तो क्या इसका साफ जाहिर है कि बच्चा क्या कर रहा है, सुनने के महारत को हासिल किया हुआ है। जो कहानी सुना है वो कहानी आपको सुना पा रहा है। आगे चलते हैं। श्रुत लेख विधि, इसको इमला कहते हैं। श्रुत लेखन कौशल को विकसित करने का साधन है। लेखन कौशल को विकसित करने का एक साधन है, परंतु इसकी सहायता से श्रवण कौशल को भी विकसित किया जा सकता है। श्रवण कौशल को भी क्या करेंगे, विकसित किया जा सकता है। कैसे? आप इमला जो लिखाते हो, क्या लिख कर देते हो, आप बोलते हो और बच्चा क्या करता है, लिखता है। तो जाहिर सी बात है, जिसका श्रवण कौशल यानी कि सुनने की क्षमता बेहतर होगी, तो वो आपके यानी कि अक्षर को सही तरह से लिख पाएगा। शाह है कि सा है कि सा है, वो सबको अंतर कर पाएगा। अगर जो सूक्ष्म अंतर नहीं ढूंढ पाएगा बच्चा, वो सही से लिख भी नहीं पाएगा। तो हम कुछ की विधि पढ़ रहे हैं भाई, श्रवण कौशल की विधि पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं। श्रुत लेख विधि हो गया। भाषण विधि, आगे क्या है, भाषण विधि। भाषण श्रवण कौशल का प्रशिक्षण देने में भी प्रयुक्त किया जाता है। प्राय ये मौखिक कौशल को विकसित करने का साधन है। यानी कि भाषण क्या करता है, मौखिक कौशल ही है ना। अगर मैं आपके सामने भाषण दे रहा हूँ, अगर मेरा जो है ना मौखिक कौशल बिल्कुल कमज़ोर है, क्या भाषण दे पाओगे? हमारे नरेंद्र मोदी जो है क्या है, भाषा कौशल में, मौखिक कौशल में बहुत मजबूत आदमी है, इसलिए वो पूरे हिंदुस्तान में राज कर रहा है ना। इसीलिए कौन सा, भाषण विधि के जरिए, यानी कि जो बोलना अच्छा जानता है, बोलने का कौशल अच्छा है, वो नेता बनना बहुत आसान काम है उनके लिए। पढ़ा लिखा नहीं है तो भी मुखिया में जीती जाती। चलिए आगे चलते हैं। मौखिक कौशल, हमने अभी कौन से कौशल के बारे में पढ़ रहे थे, श्रवण कौशल की शिक्षण विधियां पढ़ रहे थे। आगे चलते हैं, कौन सा कौशल भाई, मौखिक कौशल। मौखिक का मतलब बोलना, मौखिक का मतलब बोलना, बोलने की महारत को हम कहेंगे हिंदी में मौखिक कौशल। मनुष्य जब अपने विचारों को, किसके विचारों को, अपने खुद के विचारों को दूसरे के समक्ष रखने के लिए भाषा को बोलकर प्रयोग करता है, तो उसे मौखिक यानी कि अभिव्यक्ति कहा जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति, जो मेरा मन कर रहा है उसी को बोलना ही क्या कहलाता है, अभिव्यक्ति। नहीं कहता, अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है संविधान, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। यानी कि मेरे मन में जो बात है, अब बात के गाली दर में जो गाली होता है, उसमें भी एक क्राइटेरिया है, उसकी लिमिटेशन है। आपको जो आज़ादी देता है कि अपने हक की बात कर सकते हो, हक नहीं उल्टा हो जाएगा, हक की बात कर सकते हो, वही अभिव्यक्ति कहा जाता है। ठीक है। भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से ही प्रारंभ होती है। भाषा की शिक्षा किससे होती है? अब कैसे होती है? बच्चे को पहले बोलते हो ना, कैसे बोलते हो? जुबानी रटाते हो, मछली जल की रानी है, जीवन की पानी है, ऐसे ही कुछ होगा। चलिए,
भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से ही प्रारंभ होती है। बच्चे को कोई किताब पहले नहीं देते हो, ऐसे लिखो, बोलो बेटा 1 2 3, यह भी तो क्या है, शिक्षा ही तो है। बोलो का खा, बोलो ABC, ऐसे तो करते हो ना। शुरू में तो कोई किताबें नहीं देते हो। आगे चलते हैं। मौखिक भाषा ही अभिव्यक्ति का सहज और सरल माध्यम है। क्या होता है? मौखिक भाषा सबसे सहज और क्या होता है, सरल, सबसे आसान है। मौखिक भाषा के द्वारा विचारों को आदान प्रदान से नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। अब जो पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या उनके पास कोई जानकारी नहीं है? उनको जानकारी कहाँ से मिली? सुनकर ना। और अपनी जानकारी दूसरों को कैसे दे रहा है? बोलकर। तो जाहिर सी बात क्या है, मौखिक भाषा के द्वारा विचारों के आदान प्रदान से, हाँ किधर चला गया? हाँ, मौखिक भाषा के द्वारा विचारों के आदान प्रदान से नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। अशिक्षित व्यक्ति बोल चाल कर ही ज्ञान अर्जित करता है। क्या कहा यहाँ पर? अशिक्षित, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो ज्ञान अर्जित किस तरह कर रहा है? बोल चाल करके। ये सारी बातें आपको खूब अच्छी तरह से याद रखना होगा। जब दोबारा भी पढ़ाएंगे, फिर प्रैक्टिस कराएंगे तो सारे चीज़ क्लियर हो जाएगी। जो नए नए बच्चे आए होंगे ये क्लास में, उनको यही लग रहा होगा कि सर ने यहाँ पढ़ा लो जी, की ज़रूरत नहीं है। जब तुम टीचर बन के जब स्कूल में पढ़ाने जाओगे ना, ये सारी बातें आपको ये याद आएगी कि सर ने जो पेडागोजी में पढ़ाया था, तो इस विधि से हमको बच्चों को पढ़ाना है। उसको डांटना नहीं है, मारना नहीं है, बेइज्जती नहीं करना है। उसके बाप या उनके घर परिवार के जो ऊंच नीच बातें हैं तो उसको यहाँ स्कूल में नहीं लाना। ये सारी बातें पेडागोजी तो बताएगा ना, क्योंकि ये पेडागोजी किसने बनाया? जो बच्चों पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, उन्होंने ही बनाया पेडागोजी। अब अगला क्या है? मौखिक, यानी कि अभिव्यक्ति कौशल की शिक्षण विधियाँ। सबसे पहले कौन सा है? वार्तालाप। दूसरा क्या है? स्वस्वर वाचन। तीसरा क्या है? कहानी सुनाना। और चौथा क्या है? वाद विवाद। अच्छा, वाद विवाद के माने कौन बताएगा क्या होता है? क्या भाई? वाद विवाद, झगड़ा करना, वो तो विवाद होता है खाली। वाद विवाद आपस में बात, जो वार्तालाप होते, बातचीत होती, वही है। चलिए, सबसे पहले है पठन कौशल, यानी कि पढ़ने की महारत। यहाँ पर क्या आते हैं? मौखिक कौशल के कौन से है भाई? पहला वार्तालाप, स्वस्वर वाचन, कहानी सुनाना और वाद विवाद। अब पठन कौशल का मतलब क्या होता है? पठन कौशल यानी कि पढ़ने की महारत, है नहीं? पठन कौशल में देखें, पठन कौशल का अर्थ है भाषा की लिपि को पहचान कर उच्चारित करना तथा अर्थ ग्रहण करना। यही तो होता है ना। आप लिपि को सबसे पहले बच्चों को पहचाना जाता है कि ये है काक, क सा कबूतर, ख सा खरगोश, ऐसे बोलते हो ना जी। तो उसको क्या पहचानवा रहे हो? लिपि, है नहीं? आज हिंदी की कौन सी लिपि होती है? देवनागरी। उर्दू की फारसी, है कि नहीं? और इंग्लिश में रोमन, है नहीं? चलिए, पठन कौशल का अर्थ है भाषा की लिपि को पहचाने। सबसे पहले बच्चों को लिपि को पहचाना जाता है कि हिंदी में का खा गा घा होता है, उर्दू में अलिफ बा, ये सब करते हो ना, इंग्लिश में ABC वगैरह पढ़ाते हो। तो उनको सबसे पहले क्या लिपि को पहचानवाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे कोलोमो कलम, क से कबूतर, है नहीं, ख से खरगोश, तब उसके बाद उसका अर्थ के तरफ लेके चलते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, उसका शब्द बनाना शुरू करवाते हैं। पठन कौशल को स्वयं में अर्थ ग्रहण करने का कौशल माना जाता है। क्या कह रहा है पर? पठन कौशल को स्वयं में अर्थ ग्रहण करने का कौशल माना जाता है, इसीलिए इसे ग्रहणात्मक कौशल कहा जाता है। कोई भी चीज़ पढ़कर क्या करोगे? ग्रहण करोगे ना। ग्रहणात्मक कौशल क्या होगा? कौन कौन से ग्रहणात्मक कौशल में आता है? सुनना और पढ़ना। चलिए ठीक है, आगे चलें। पठन प्रक्रिया के सोपान, है नहीं? पठन प्रक्रिया के सोपान। प्रत्यक्षीकरण और क्या? अर्थ ग्रहण और प्रयोग। प्रत्यक्षीकरण में इस प्रक्रिया में शिक्षक वर्गों, शब्दों इत्यादि से छात्रों को क्या करा रहा है? परिचित कराता है। फहरिस्त जानते हो? फहरिस्त तो न जाने लिस्ट। चलिए आगे चल। अर्थ ग्रहण करना, लिखी हुई सामग्री को पढ़कर उसके मूल भाव को क्या कहता है? समझना। क्या किसका? यहाँ पर कहता है अर्थ ग्रहण, लिखी हुई सामग्री को पढ़कर उसके मूल भाव को समझना। अगर मान लो समझ में नहीं आ रहा तो क्या करोगे? पठन कौशल में अभी अधूरे हो ना,
अभी इंग्लिश में तकरीबन सभी अधूरे होंगे, मैं भी अधूरा हूँ। पठन कौशल हम पढ़ना तो जानते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं सारी। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि हमारा इंग्लिश बोलने का माहौल नहीं है। और वह अपना 6 भाषा कहीं भी नहीं पढ़े हैं। दैन 1 मिनटम दनादान बच्चों सब। अब है प्रयोग। जो ज्ञान अर्जित किया उसका अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना, उसको क्या कहेंगे? प्रयोग। अब जो आप ज्ञान को अर्जित किया है अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करोगे तभी तो उस ज्ञान का फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा है नहीं है। जिस तरह आपने मैथमेटिक्स में साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा और सबसे ज़्यादा मेहनत उसी में किया होगा, हाँ, सबसे ज़्यादा उसी में, लेकिन उसका इस्तेमाल लाइफ में बहुत कम है। हाँ, इंजीनियर वगैरह बनोगे, सिविल इंजीनियर वगैरह, उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं पठन के प्रकार। ये आप बातें क्यों कर रहा है यार? चलिए, पठन के प्रकार। अब है स्वस्वर पठन। जोर से बोलकर पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को हम क्या कहते हैं? स्वस्वर पठन कहते हैं। जोर से बोलकर पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को हम क्या कहेंगे? स्वस्वर पठन कहा जाता है। मतलब बच्चे जोर जोर से पढ़ते हैं ना, जो एकदम पूरा हिल हिल के पढ़ता है। आगे तक ये पठन की शुरुआती अवस्था होती है। यह पठन की कौन सी शुरुआती होती है? कौन सी अवस्था होती है? शुरुआती अवस्था, यानी कि बच्चे 1 to 5 के लिए है। अब तो रोज़ निदम पूरा यार जोर जोर से मत पढ़ना, क्योंकि और भी रूम वाला परेशान हो जाएगा। स्वस्वर पठन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? स्वस्वर पठन कितने प्रकार के? ठीक है, कौन कौन सा? व्यक्तिगत पठन और सामूहिक पठन। एक तो बच्चा अकेला पढ़ता है जोर जोर से। एक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले पठन को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत पठन कहा जाता है। अगर वहाँ पर क्वेश्चन आ जाए, हाँ, कि एक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले पठन को निम्नलिखित में से कहलाता है, क्या कहलाता है? व्यक्तिगत पठन कहलाता है। उसके बाद सामूहिक पठन है, जोर जोर से पढ़ने का सामूहिक पठन है। दूसरा कौन सा? 2 या 2 से अधिक छात्रों द्वारा किए जाने वाले पठन को क्या कहेंगे? सामूहिक पठन कहेंगे। ऐसा कभी पढ़ते हुए देखा है? सब बच्चे को बोलता है, बोलो बेटा को, सब बोल रहे को, नहीं, तो वो क्या हुआ? सामूहिक या है व्यक्तित्व है? क्या है? सामूहिक है। जो बच्चा अकेला जोर जोर से पढ़ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? व्यक्तित्व पठन कराएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नया बच्चा से नहीं, तुम भी फर्स्ट नए हो ना? बिल्कुल सब नया, तो कपड़ा दे लग तो सब नया बच्चा जब पैदाइश लेता है तो उसको कपड़ा दिया जाता है ले जाके। हाँ, छठी चिल्ला का या है? छठी चिल्ला कब चो हैं? अच्छा ठीक है। और तीसरा क्या है? मौन पठन। तीसरा क्या है? ए अब तो तीसरा कौन सा पठन? मौन। अच्छा मौन, ये बोल रही है मौन, मौन पठन। मौन पठन पहले ज़माने में हुआ करता जब मोमबत्ती जला के पढ़ते थे। अब मौन पठन है। अब मौन का मतलब क्या होता है? खामोश रहना। मौन का मतलब खामोश रहना। लिखित सामग्री को चुपचाप बिना आवाज़ निकाले पढ़ना मौन पठन कहलाता है। अभी तुम लोग कौन सा पठन करते हो? मौन पठन। लेकिन अभी भी बहुत बच्चा एकदम जोर जोर से पढ़ता है। ये पर बीपीएससी के 2 स्टूडेंट है, ये यहाँ पढ़ते तो उस कमरे में आवाज़ जाती है। तो किसी की आदत होती है कि जब तक आवाज़ से निकाल कर नहीं पढ़े उसको याद ही नहीं होता है। ऐसा होगा नहीं? इसका कौन कौन बच्चे इसमें? तुम हो ना? अभी भी है, हल्की आवाज़ ज़रूर निकालेगा तब उनको याद होता है। अगर बिल्कुल चुप होकर पढ़ेगा ना, उनका ध्यान चला जाएगा कहाँ? दूसरे जगह। चलिए, मौन पठन। लिखित सामग्री को चुपचाप बिना आवाज़ निकाले पढ़ना मौन पठन कहलाता है। इस पठन में थकान कम होती है। इस पठन में थकान कम होती है। समय की बचत होती है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायक होती है। मान लो सब कोई एकदम जोर जोर से पढ़ने लग जाओगे, उससे डिस्टर्ब तुम हो जाओगे, तुम्हारे से कोई और डिस्टर्ब होगा, तो यहाँ पर अनुशासनहीनता हो जाएगी। आगे चलते हैं। लेखन कौशल, लिखने की महारत। लेखन कौशल को उर्दू में क्या कहेंगे? लिखने की महारत। सुलेख, पहले क्या था? सुलेख। सुंदर लिखावट के लिए लिखने का अभ्यास करना क्या कहलाता है? सुलेख। वो कैसे करोगे भाई सुलेख? हैं? ठीक है।
तब तो तुम लोग समझते हो। अनुलेख सुंदर लिखावट के लिए पहले से लिखे या छपे सुंदर अक्षरों या शब्दों को देखकर लिखना और अभ्यास करना अनुलेख कहलाता है कि नहीं? अनुलेख कहलाता है। अब है श्रुत लेख, जुबानी लिखे जाने को क्या कहते हैं? श्रुत लेख कहलाता है। मांटेसरी विधि, कौन सी विधि है? मांटेसरी विधि। पहले बालक को लकड़ी अथवा गत्ते या प्लास्टिक के बने अक्षरों पर उंगली फेरने को कहा जाता है। उंगली फेरने, आजकल तो प्लास्टिक का आ रहा है नहीं? अब गत्ते गुत्ते की ज़रूरत नहीं है, उस पर उंगली फेरता है, बच्चे का आदत पड़ जाती है, या पेंसिल ही फिरवाते हैं उस पर, कहा जाए। फिर उन्हें पेंसिल को उन्हीं अक्षरों पर लिखवाया जाए, उन्हीं अक्षरों पर लिखवाया जाए, तो बच्चे का जो है प्रैक्टिस हो जाता है कि वो कितना एंगल डिग्री पर कहाँ लिखेंगे, घुमा घुमा के वो बच्चे लिखना सीख जाते हैं। ठीक है। उसके बाद खंडशय विधि। खंडशय विधि बच्चों द्वारा सार्थक रेखाएं बनाने में निपुणता प्राप्त करने के उपरांत उन्हें वर्णों को खंडों में लिखना सिखाया जाता है, जिससे वो सरलता एवं सहजता से वर्णों को लिखने में निपुणता प्राप्त करने लगते हैं। तो इसको कौन सी विधि कहेंगे भाई? खंडशय विधि, यानी खंड खंड अलग अलग करके। उसके बाद है रूपरेखा, रूपरेखा अनुकरण विधि। रूपरेखा अनुकरण विधि, इस विधि में शिक्षक श्याम पट या स्लेट पर चाक या पेंसिल से बिंदु बनाते हैं। ऐसा बनाते हो ना, ऐसे बिंदु बना दिया, उसके बाद कहेगा बच्चे को कि इस पे पेंसिल घुमाओ। जब पेंसिल एक बिंदु से दूसरा तीसरा चौथा बिंदु पे घुमाने लगता है तो एक समय में वो एक अक्षर बन जाता है। अब तो किताबें भी आती, कॉपी भी आती है ना उसे बिंदु वाली, अब तो हर चीज़ रेडीमेड हो गया। चलिए आगे चलें। कहाँ जी? यही तो पढ़ रहे थे ना, श्रुतलेख विधि। श्रुतलेख विधि, श्रुतलेख का अर्थ जबानी लिखना। इस विधि में अध्यापक बोलता है, कहाँ? ये वाला नहीं। इस विधि में शिक्षक श्यामपट या स्लेट पर चाक या पेंसिल से बिंदु बनाते हुए शब्द या वाक्य लिख देता है और छात्रों से उन निशानों पर पेंसिल से लिखने के लिए बोलता है नहीं, जिससे शब्द वाक्य या वर्ण उभर कर आए। इस प्रकार अभ्यास के लिए तो कौन सी विधि अपनाता है? अभ्यास के माध्यम से वो वर्णों को लिखना सीख जाता है, बच्चे सीख जाते हैं। अखबार में भी आता था पहले बनाने के, जानवर के फ़ोटो बनाने के लिए डॉट 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 रहता था। अब तो घर में अखबार ही कोई नहीं लेता, मोबाइल में ये सब दुनिया घुस गई। उसके बाद है लेखन कौशल में कुशलता प्राप्त करने के उपाय। कौन सा कहाँ पर है? लेखन कौशल में कुशलता प्राप्त करने के उपाय कौन कौन से उपाय है भाई? उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है सुलेख, यानी कि सुंदर लेख को सुलेख कहते हैं। इसमें बच्चे को पाठ्य पुस्तक में से देखकर लिखने के लिए कहा जाता है। कभी आप लोगों को दिया था टास्क बचपन में कि एक पन्ना लिख के लाना हिंदी का, एक पन्ना इंग्लिश का, एक पन्ना उर्दू का। तो इससे क्या होता है कि लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाती थी और किताबों से उनको सुंदर सुंदर राइटिंग भी होने लगती। प्रैक्टिस के बाद ही तो सुंदर राइटिंग होगी ना। उसके बाद है अनुलेख। अनुलेख का अर्थ होता है किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना। अनुलेख का प्रारंभिक कक्षाओं में विशेष महत्व है। प्रारंभिक कक्षा कौन सा हो गया? 1 to 5। प्रारंभिक कक्षा 1 to 5 महत्व है। कक्षा 3 तक अनुलेख का अभ्यास कराना चाहिए। कहाँ तक? कक्षा 3 तक। अनुलेख का मतलब क्या हो गया? बोलो। अनुलेख बच्चों को कैसे सिखाओगे? अरे देखो ना, अनुलेख का अर्थ होता है किसी लिखावट के पीछे या बाद में। एक लाइन तुमने लिख दिया, उसके बाद नीचे बच्चे का प्रैक्टिस करो, जैसे मैंने लिखा वैसे तुम नकल करो, तो उससे क्या होगा? उनकी राइटिंग बनेगी और लिखना भी सीख जाएगा। श्रुतलेख का है कहाँ? यहाँ पर सुंदर लिखावट को सुलेख कहते हैं। इसमें बच्चे को पाठ्य पुस्तक में से देखकर, यानी कि बच्चे को आपने हैंड रिटन नहीं दिया, पाठ्य पुस्तक से देख करके लिखवाना है। पाठ्य पुस्तक से देख कर लिखे तो उसको सुलेख बोलेंगे। और जो आप अपने हैंड राइटिंग से लिख के दोगे एक लाइन और उसको पूरी लाइन लिखवाने देना होता है, उसको क्या कहेंगे? अनुलेख कहेंगे। आगे चलें। श्रुतलेख का अर्थ जुबानी लिखना। क्या? जुबानी मतलब कि टीचर बोलेगा और बच्चे क्या करेंगे? लिखेंगे, उसको क्या कहेंगे? श्रुतलेख कहेंगे। आगे चलें। क्वेश्चन भी है क्या इसमें? क्वेश्चन करा दूं? 10 ही क्वेश्चन है, लेकिन जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। बहुत सारे बच्चे, पुराने बच्चे भी हमारे, अब वो जवान हो गए हो,
हाँ नहीं। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है, कौन सा तरीका है? तुम बताना बेटा। सी। कौन सा होगा भाई? सी। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है सी। आप लोगों का मानना है सी, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। यहाँ पर लिखने की कुशलता आकलन करना नहीं, सबसे बढ़िया आंसर सी है। ठीक है, सी आंसर सबसे बढ़िया है, क्योंकि सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना है कि नहीं, सबसे बेहतरीन जवाब यही है। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से डॉट डॉट का माध्यम है। क्या है भाई? बातचीत का माध्यम है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? सी नंबर, शब्दों का उच्चारण पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मान लो आपने पढ़ लिया, अर्थ नहीं जाना, तो पढ़ने का कोई फायदा हुआ? बी आंसर है, अर्थ एवं अनुमान। अर्थ ग्रहण करने के बाद आपको अनुमान लगाना होता है? अर्थ ग्रहण, पढ़ने का मतलब ही होता है कि अर्थ ग्रहण करना। ये कौन सा कौशल कर रहा है? पढ़ना कौशल। पढ़ना कौशल कौन सा होता है? सुनो ना, पढ़ना कौशल ग्रहणात्मक कौशल है कि क्या है? या ग्रहणात्मक है। तो ग्रहणात्मक है, जब आपने पढ़ा उससे ग्रहण कुछ किया, आप यहाँ पर शब्दों का उच्चारण कर लिया, लेकिन उससे हासिल कुछ किया गया नहीं किया, लेकिन यहाँ पर अर्थ जान लिया, तो इस बार ग्रहणात्मक कौशल में आया ना पढ़ना। जब ग्रहणात्मक कौशल अर्थ करते हैं, अर्थ ग्रहण करना, और क्या होता है? अनुमान लगाना। आगे चलें, 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह क्वेश्चन नेगेटिव है, पॉजिटिव है? पॉजिटिव है। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं, है नहीं। अंतर संबंधित का मतलब क्या हो गया? सुनना, अगर जिसका सुनना अच्छा है तो बोलना अच्छा होगा, जिसका बोलना अच्छा होगा तो पढ़ना भी अच्छा होगा, है कि नहीं। तो अंतर संबंधित है कि नहीं है, इसलिए कौन सा आंसर होगा? ए नंबर। क्या करो? ये ए नंबर, बी नंबर, भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित नहीं होते। 1 नंबर है, यह तो नहीं बोल रहा, नेगेटिव आ गया। 1 नंबर है, ए नंबर। बी नंबर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन जो है पॉजिटिव है। डी। सुनो ना, भाषा कौशल अस्त्रानुसार सीखे जाते हैं। भाषा कौशल अस्त्रानुसार सीखे जाते हैं, ये बात हम समझ रहे हैं कि ये भी सही है, लेकिन इससे ज़्यादा सही ए है। हाँ, चलिए, भाषा के आधारभूत कौशलों में सर्वोपरि है क्या? भाषा के आधारभूत कौशलों में सर्वोपरि है, क्या है भाई? देखिए ये है, आया ना अस्त्रानुसार। पहला स्तर कौन सा है? दूसरा क्या होता है? बोलना। तीसरा स्तर क्या होता है? पढ़ना। और जब चौथा और आखिरी स्तर क्या है? लिखना। अस्त्रानुसार यही है। अब यहाँ कह दिया पहले बोलना, भाई कहीं बोल सकता है क्या कोई बच्चा? पहले सुनता है ना, तो ये भी गलत। यहाँ आया था सुनना और बोलना, और तीसरा चौथा है ही नहीं, तो बेकार हो गया। यहाँ सबसे पहले पढ़ना दे दिया है, भाषा कौशल में पहले पढ़ना तो है ही नहीं, ये भी गलत हो गया। सबसे पहले सुनना है, फिर बोलना है, पढ़ना, फिर लिखना, ये सही है। चलिए, भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर कथन है, ये क्वेश्चन सेम ही है। भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है? भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं, ये सही है। आगे पठन का मतलब पढ़ना। पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? पढ़ी 4 नंबर। बच्चों से जोर जोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे ताकि उच्चारण की जांच हो सके, क्या यही है क्या?
देखो, पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? जोर जोर से पढ़ेगा तो बच्चे गलती करेंगे। जब बच्चे गलती करेगा तो हमें पता चल जाएगा। तो कौन सा आंसर सही होगा? डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब। पढ़ने का प्रारंभ डॉट डॉट से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। क्या से? किसे? पढ़ने का प्रारंभ डॉट डॉट से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। देखिए, अगर यहाँ पर उद्देश्य नहीं होता तब तो हम अक्षर दे देते। अगर पढ़ने का उद्देश्य शामिल है तो अर्थ जाएगा। उद्देश्य अगर नहीं होता तब हम अक्षर दे सकते थे। यहाँ उद्देश्य है, तो उद्देश्य है तो अर्थ होगा। डी नंबर आंसर, 4 नंबर आंसर सही है। आगे चलते, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे क्या होगा भाई? सुंदर अक्षरों में लिख सके। इतना ही काफ़ी है क्या? नहीं, छोटी कहानी लिख सके, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके। विभिन्न उद्देश्यों के लिए अगर बच्चों की ज़रूरत है कि हमें पापा को लेटर लिखना, वो भी लिख सके। कोई मार्केट से सामान खरीदना, वो लिस्ट बना सके लिख के, वो भी लिख सके। तो सबसे अच्छा आंसर कौन सा भाई? सी, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। चलिए, पढ़ने का प्रारंभ डॉट डॉट से ही हो और किसी 2 बार कैसे क्वेश्चन आंसर हो गया? ठीक है, आपके हिंदी पेडागोजी का ये दूसरा चैप्टर था। ठीक है, मैं इसलिए पेडागोजी पढ़ाता, हालांकि हिंदी के टीचर अलग हैं, मैं भी हिंदी पेडागोजी इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ताकि आपको ये पेडागोजी फिर से पढ़ाई होगी तो आपको बेहतर समझ में आएगा। क्या कह रहा हूँ? आ जाएंगे आप, उसके लिए चिंता ना करो। इसके बाद EVS की क्लास होगी, CDB की भी क्लास हो जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को आज यहीं पर रोक रहा हूँ।